हैं। शुरुआत सबसे पहले विनय पांडे से प्रज्ञा जी करेंगे। विनय पांडे इससे पहले समाचार प्लस, इंडिया न्यूज और बहुत सारे चैनलों में रह चुके हैं, दिल्ली में और नोएडा में। उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता शुरू की बाराबंकी में, अपना व्यवसाय भी करते हैं और बाराबंकी और फैजाबाद को बहुत नजदीक से देखते हैं और इनके घर में प्रधानी का पद भी है, इनकी पत्नी जो है वो प्रधान भी हैं। और विनय पांडे पत्रकारिता करते हैं, हमारे साथ दिल्ली में रह चुके थे, अभी बाराबंकी और फैजाबाद को देख रहे हैं। विनय पांडे जी, सबसे पहले बाराबंकी के बारे में बताइएगा, जो जहां आपका जो है निवास स्थान है, और फैजाबाद जहां की पत्रकारिता आप बगल की करते हैं उसके बारे में भी बताइएगा। क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की और क्या है आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की, क्योंकि देश और उत्तर प्रदेश और हर जगह का दर्शक ये जानना चाहता है कि उन सीटों पर, जिन सीटों पर लाइमलाइट नहीं है, राहुल प्रियंका की सीटों के अलावा भी बाकी सीटों पर क्या चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, बताइएगा। बाराबंकी सबसे पहले बताइएगा, किधर जाता हुआ दिख रहा है, क्या इक्वेशन सिचुएशन है वहां। माइक म्यूट है, हम अनम्यूट कर रहे हैं, हम उनको अनम्यूट कर रहे हैं। बोलिए। नमस्कार जी 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 बोलिए। भारत जी, बाराबंकी की जो सीट है जी वो तनुज पुनिया के जो है जीतने वाले हैं। तनुज पुनिया एक्चुअली ये इस समय कांग्रेस से है। अच्छा। गठबंधन जो है यहाँ पे हावी है। गठबंधन हावी है बाराबंकी में, गठबंधन हावी है। अभी तक नामांकन से पहले भाजपा हावी थी, लेकिन नामांकन के बाद तनुज पुनिया का जो है चुनाव बहुत अच्छा बन गया है। अच्छा, तो किस आधार पर कह रहे हैं? नहीं, तो नामांकन से पहले क्यों, नामांकन से पहले हावी क्यों थी, क्या था कारण, क्या था? ये था कि नामांकन के पहले जो है समाजवादी पार्टी के जो बीच में दरार पड़ी हुई थी वो सब इकट्ठा हो गए। उन्होंने जो है खुल के मदद की। एक एक जितने भी नेता थे, वो चाहे राकेश वर्मा हो, अरविंद सिंह गोप हो, और या फिर जो है जो वहां के मुस्लिम लोग हैं, वो खुल के साथ आए पुनिया के। इससे पहले जो है राकेश वर्मा क्या बाराबंकी में ही आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदल दिया था, वो सीडी के बाद टिकट बदल दिया था। उपेंद्र रावत यहाँ से जो है सांसद हुआ करते थे, तो उपेंद्र रावत की जब से जो है वो DI फेक द्वारा जो उन्होंने बताया कि हमारा वो जो है लीक हो गई है, तो उसके बाद टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जो है उपेंद्र रावत मजबूत थे, अच्छा, टिकट दे दिया गया राजरानी रावत को। राजरानी रावत जो है, जब टिकट मिला राजरानी रावत को, राजरानी यहाँ से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष है, और जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो जब इनको टिकट मिला तो समाजवादी पार्टी के 2-3 नेता जो है तुरंत जो है समाजवादी पार्टी जो भाजपा ज्वाइन कर लिए। जो जिला पंचायत की जो है कुर्सी पे जो है उनको कुर्सी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अचानक से ये कर्ज माफी, गठबंधन का जो मैनिफेस्टो आया, कर्ज माफी और ये 8,500, ये लोगों के दिमाग में, जनता के दिमाग में बैठ गया, और जनता ने भरपूर इस समय जो है जनता पुनिया के साथ जो है भरपूर सहयोग कर बाराबंकी में फैजाबाद में जो है जीत होगी इस बार जो है पुनिया की। बाराबंकी के भीतर इंडिया की सीट निकलते हुए आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल निकलेगी इस बार। अच्छा, और ये फैजाबाद की सीट पर क्या है? यहाँ पर फैजाबाद की जो है सीट पे, फैजाबाद की सीट पे कांटे की टक्कर है। लल्लू सिंह जो सांसद है इस समय, और मौजूदा विधायक मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद रावत जी। इस बार जो है सामान सीट पे एक यस्सी को जो है गठबंधन ने टिकट दिया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मतदाता है वो यस्सी है, और यस्सी भाजपा का कोर वोटर था। पिछले चुनाव में भी था, 19 में था, 17 में भी था, 14 में भी था। लगातार जो है ये आपका यस्सी वोटर भाजपा के साथ जुड़ गया था। अच्छा। इसी से भाजपा जीत रही थी। नहीं प्रज्ञा जी, एक सेकंड मुझे ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। तो ये फैजाबाद वाली सीट तो राम मंदिर की लहर वाली सीट है, वहां तो राम मंदिर बना है, तो उस पे यहाँ पे कोई राम मंदिर मुद्दा नहीं बचा हुआ है। लोग कहते हैं राम मंदिर तो बनना था, बन गया। अब राम मंदिर का मुद्दा रहा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, इसके ऊपर चुनाव चल रहा है इस समय। अच्छा, तो बाराबंकी भी तो आपका लगा हुआ है, बाराबंकी लगा हुआ है। बाराबंकी का इसी वजह से बाराबंकी में भी जो है यहाँ पे जो है 80 सीट थी, तो यहाँ पे राजरानी रावत को इसलिए टिकट दिया गया था कि बाराबंकी और ये अयोध्या के जो दरियाबाद विधानसभा ये प्रभावित हो। मतलब यहाँ पे जो 80 वोटर है वो राजरानी को देखते हुए साथ आए भाजपा के। लेकिन अवधेश प्रसाद इतने मजबूत हैं
हाँ नहीं तो बाराबंकी में राम मंदिर का इशू नहीं है, लोग राम मंदिर का इशू नहीं है, यहाँ पे राम मंदिर का इशू नहीं है। अभी एक जानने वाले हैं, वो ठाकुर साहब है, वो गए थे राम मंदिर, उन्होंने कहा कि भैया आगे से उन्होंने भौकाल पूरा बना रखा है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी, ऊपर जो है कारीगर चढ़े हुए हैं जूता चप्पल पहन के। बताओ कितनी ठेस पहुंच रही है। हम लोग लखनऊ में, दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये गोदी मीडिया बताता है कि फैजाबाद या कहें या सीट छोड़ दीजिए तो अयोध्या में राम मंदिर की अच्छी लहर है और भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा जो है। नहीं, ये लहर जो है, ये लहर जुलाई उसमें जनवरी में थी, जब ये उद्घाटन होना था तब लहर थी। तब लोग जो है रोड पे जो है जैसे मोमबत्ती आना था और ये अगरबत्ती आना था, जितनी चीजें आती थी, घंटा आना था, तो लोग जो है रोड पे कतारें लगा के खड़े हो जाते थे रात में। ऐसा लगता था कि जो सरकार बनेगी वो राम मंदिर पे ही बनेगी, लेकिन राम मंदिर मुद्दा खत्म हो गया उद्घाटन के बाद। अच्छा, तो विनय पांडे जी हैं, अगले राउंड में बात करेंगे इनसे। विनय पांडे जी बाराबंकी और फैजाबाद 2 सीटों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि बाराबंकी और फैजाबाद दोनों राम मंदिर के केंद्र में हैं और दोनों जगह राम मंदिर की हवा वो वहां रहते हुए, निवास करते हुए भी नहीं देख रहे हैं और पत्रकारिता की दृष्टि से भी नहीं देख रहे हैं, इनका अपना व्यवसाय है उस दृष्टि से भी नहीं देख रहे हैं। अगली सीट पर चलेंगे, आपके पास आएंगे, पहले बांदा चलेंगे, प्रज्ञा जी बांदा चलेंगे, यहाँ से अब बुंदेलखंड चलेंगे, बांदा चलेंगे। अभिषेक जी हैं बांदा से हमारे साथ। अभिषेक शुक्ला जी, बांदा में क्या स्थिति है? बांदा तो बड़ा राजनीतिक जिला रहा है, क्या है स्थिति वहां? किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, इंडिया या एनडीए, बीजेपी या गठबंधन? देखिए, जो बुंदेलखंड है, बांदा है, यहाँ पर हमेशा से ही जाति आधारित राजनीति ज्यादा होती रही है। और दूसरी चीज, राजनीतिक दृष्टि से भले ही यहाँ राजनीतिक रोटियां, लेकिन यहाँ पर हमेशा से ही यहाँ के पर हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। यहाँ कभी हल नहीं निकाला गया। 10 साल से बीजेपी है, लेकिन आज भी यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आज भी यहाँ कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है, आज भी यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बीच में आ जाइएगा, थोड़ा बीच में आ जाइएगा, थोड़ा वीडियो में बीच में आ जाइएगा, बीच में अभिषेक जी, हाँ थोड़ा बीच में आइएगा। हाँ आप बताइएगा। तो यहाँ सीधे सीधे गठबंधन और भाजपा में टक्कर है, और जो बसपा प्रत्याशी है, चूंकि वो ब्राह्मण है, तो वो अगर भाजपा का वोट काटने में सफल हो गए तो सपा गठबंधन जीत जाएगी, और अगर नहीं सफल हो पाए तो भाजपा जीत जाएगी। ब्राह्मण वोटर यहाँ पर बहुत निर्णायक भूमिका में है। अच्छा, आज की तारीख में आप एज किसका देख रहे हैं? अगर 2 पार्टियों को दिखाना हो तो 2 पार्टियां वो कौन सी हैं जो आपके उसमें मजबूत दिखाई दे रही हैं बांदा के भीतर? देखिए, यहाँ भाजपा और सपा जो कि गठबंधन है। अच्छा जी, आपको लगता है कि गठबंधन को एज है बांदा में? गठबंधन को एज है? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि भाजपा और गठबंधन की सपा में फाइट बता रहे हैं, फाइट बता रहे हैं, एज बताने की स्थिति में है। आज की तारीख में आप एज बताने की स्थिति में है कि कौन आपके हिसाब से आगे जाता दिख रहा है, वो बताने की स्थिति में है या 50-50 देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? 50-50 देख रहे हैं। कोई भी बांदा जनपद में ये नहीं बता सकता राजनीतिक पंडित की कौन जीत रहा। अच्छा, सीधे सीधे सपा और भाजपा में लड़ाई है। अच्छा, तो प्रज्ञा जी बांदा की स्थिति देखिए, जहां कहा जा रहा था कि एक तरफा 400 पार आर पार, तो बांदा में अभिषेक शुक्ला पत्रकार हैं और सहारा के लिए भी जो है रिपोर्टिंग करते हैं, वो उनका अपना भी प्लेटफॉर्म है। और अभिषेक जी अपने प्लेटफॉर्म का नाम बताइएगा प्लीज। जी, बांदा राउंड अप यूट्यूब चैनल में चलाता हूँ, और बिना किसी दबाव के, बांदा राउंड अप चैनल भी चलाते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता भी करते हैं और न्यूज चैनलों के लिए भी काम करते हैं अभिषेक जी। ये उनका परिचय। अभिषेक जी रहिएगा, आएंगे आपके पास। लक्ष्मी नारायण जी, तो 2 सीटों, आप 3 सीटें हो गई प्रज्ञा जी अभी तक। एक अवध की आपकी फैजाबाद बाराबंकी जो सबसे मजबूत बीजेपी के लिए कही जाती है, उन सीटों में
उसमें बाराबंकी विनय जी निकलते देख रहे हैं बीजेपी के हाथ से, और फैजाबाद पर टक्कर कड़ी देख रहे हैं। बांदा में अभिषेक शुक्ला जो है बहुत कड़ी टक्कर देख रहे हैं। वो खुद भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि सपा या गठबंधन या बीजेपी में कौन जीतेगा। लक्ष्मी नारायण जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इससे पहले ईटीवी में, नेटवर्क 18 में और कई सारे और संस्थानों में और स्वतंत्र पत्रकारिता भी करते हैं, और झांसी को बहुत कायदे से जीते हैं और बहुत जुनूनी पत्रकार हैं, क्रांतिकारी पत्रकार हैं बुंदेलखंड के। लक्ष्मी नारायण जी, झांसी में क्या स्थिति देख रहे हैं, और अगर झांसी के अगल बगल की कोई सीट आप बता पाए तो विश्लेषण करना चाहें तो जरूर करिएगा। पहले झांसी बताइएगा, क्या है झांसी का रुझान, क्या कह रहा? भारत देखिए, झांसी जो है जी, लोकसभा के हिसाब से कांग्रेस का जब ढलान हुआ तो उसके बाद से ही झांसी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है जी। झांसी में भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है जी। लेकिन जब हम लोकसभा सीट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो यहाँ इंडिया ने जो है कांग्रेस को सीट दिया है, और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन आदित्य। प्रदीप जैन आदित्य जब 2014 का चुनाव हारे थे तो उनको 85,000 वोट मिले थे। फिर उसके बाद जो स्थिति हुई है, इस बार जब गठबंधन में इनको सीट मिली है, इस समय स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग यकीन ना करें, ये इन दोनों के जो बड़े बड़े नेता हैं एक साथ मिलकर चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर, जबकि मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सीट है, इंडिया ने फंसा दिया है। आप यहाँ किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कौन जीत रहा है तो लोग ये कहेंगे कि बीजेपी के जीत का अंतर घट रहा है। ये बात आपको सब कहते हुए सुनाई देंगे। यहाँ जो है एक चीज और हुई है कि जैसे कि एक योगी फैक्टर और मोदी फैक्टर की हम बात करते हैं, यहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं बैद्यनाथ ग्रुप के मालिक हैं। अच्छा। दूसरी ओर जो प्रदीप जैन है वो है तो दोनों यही के, लेकिन प्रदीप जैन पूर्व में भी सांसद रहे हैं और भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल इमेज को लेके भी यहाँ चुनाव का मसला फंस गया है। तो यहाँ जो है फाइट नेक टू नेक आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने के बावजूद इंडिया ने यहाँ सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने भाजपा को बुरी तरह फंसा दिया है, और चुनाव यहाँ किसी भी दिशा में जा सकता है। अच्छा, भरत गोंडा चलते हैं भरत जी। हमारे साथ कृष्णा शर्मा जी हैं, गोंडा से पत्रकार। कृष्णा शर्मा जी, आपके उधर बड़े छुट्टे सांड घूम रहे हैं? हाँ, नमस्कार। भूषण शरण सिंह के बेटे की कैसरगंज में क्या स्थिति है आपके यहाँ? नमस्कार सभी को। और स्थिति सर सामान्य ही मानी जाएगी, और ना कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब से गठबंधन हुआ है तब से तो ऐसा लग रहा है कि मौसम कुछ परिवर्तन सा हो गया है। क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कब कौन सा माहौल बन जाए, कब ठंडी से बरसात, बरसात से गर्मी आ जाए, क्योंकि ऐसी गर्मियां इस चुनाव में हो गई हैं कि देखने को मिल रहा है कि जब कर रहे हैं आप गोंडा की बात कर रहे हैं या फिर कैसरगंज की बात कर रहे हैं? सर पूरे गोंडा कैसरगंज का माहौल देखने को मिल रहा है हमें तो पूरा, क्योंकि हर दिन की खबर आती रहती है। गोंडा की क्या स्थिति है आपके यहाँ? आपके यहाँ आज डिंपल यादव भी आई थी श्रेया वर्मा का प्रचार करने के लिए। क्या स्थिति देख रहे हैं गोंडा की सीट के? पहले बताइएगा, फिर कैसरगंज की पूछेंगे। सर आज गोंडा में 11 बजे आई थी डिंपल यादव, और उन्हें काफी उम्मीद नहीं थी कि समर्थक आएंगे इतना। कम से कम मान के चलिए तो 10 से 20 हजार लोग उनके आगे पीछे घूम रहे थे, और बहुत मुश्किल से न्यूज कवर हो पाया उनका। और कहना चाहिए बाइक रैली निकाली उन्होंने, पैदल यात्रा निकाला, रथ यात्रा निकाला, और सबसे अंतिम में दुखरनाथ मंदिर के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद भी लिया। उनके साथ कांग्रेस के भी लोग थे, और गठबंधन की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग टीम में थे। और उन्होंने साफ साफ कहा डिंपल यादव ने कि इस भीड़ को देखकर लगता है कि अब की आप सभी समर्थक सरकार बदल देंगे। तो उन्होंने डिंपल यादव ने क्या कहा वो नहीं पूछ रहे हैं कृष्ण शर्मा जी। हाँ, हमारे साथ दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपके यहाँ गोंडा में 2 सीटें हैं, एक गोंडा और एक कैसरगंज, 2 है ना, हमारे लखनऊ की तरह, लखनऊ मोहल्ला। तो गोंडा की स्थिति क्या देख रहे हैं आज की तारीख में? क्या देख रहे हैं? किधर जाती हुई दिख रही? इंडिया की तरफ दिख रही है, गठबंधन की तरफ, या भारतीय जनता पार्टी से कीर्तिवर्धन है वो आपको भारी दिखाई दे रहे हैं?
अब सर दोनों की मान के चले तो हम 60 और 40% का उम्मीद लगा सकते हैं। अब कहीं ना कहीं गठबंधन हमको भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है आज के दृष्टिकोण से। आज के दृष्टिकोण से हमको गठबंधन कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है। 40 बताया तो 60 मतलब श्रेया वर्मा 60 और बीजेपी 40 आपको दिखाई दे रही है ना? हाँ, क्योंकि जैसे समर्थकों की संख्या की हम अनुमान लगाते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया अगर देखते हैं तो उससे अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन समर्थकों की बातें सुनकर और उनकी संख्या देखकर कुछ अनुमान ऐसे लगाए जा रहे हैं। और ये कैसरगंज बताने में दबाव तो नहीं महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कैसरगंज में सर लोगों का कहना यही है कि सांसद जी ने काफी काम किया है, सांसद ने बहुत काम किया है ना? हाँ, उन्होंने वो काफी काम किया है और उनको सबसे बड़ी बात कहने को मिल रहा है कि उनको रोजगार कहीं ना कहीं उनको नहीं दिखाया। उनको राम मंदिर ये दिखाई दे रहा है, मुफ्त राशन दिखाई दे रहा है, इस सब पे चर्चाएं वो ज्यादा कर रहे हैं। उनको और चीजें नहीं। सिंह की ये सीट मजबूत दिख रही है आपको साफ तौर पर? हाँ जी सर, जी मैम, हाँ दिख रही है, कहीं ना कहीं दिख रही है। तो गोंडा की 2 सीटों में गोंडा की 2 सीटों में एक कैसरगंज आप जाती देख रहे हैं बीजेपी की तरफ, और गोंडा की जो मेन सीट है वो आपको जो है वहां भारी लग रहा है इंडिया, श्रेया वर्मा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लग रहा है जी। चलिए, गोंडा की तस्वीर लगभग साफ। मयंक हमारे साथ अमेठी और रायबरेली दोनों को बहुत कायदे से समझते हैं, जीते हैं, इनका निवास स्थान भी है और पत्रकारिता भी इन्होंने जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक्टिव हैं और हमारे सहयोगी भी हैं। और अमेठी को और रायबरेली को समझाएंगे मयंक जी, और फिर उसके बाद हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुशील दुबे सर और नावेद सर। सबकी बातें सुनने के बाद फिर उनके पास चलेंगे, उनका वर्डिक्ट। मयंक जी, क्या अमेठी का पहले बताइए, क्या है अमेठी का माहौल? देखिए भरत जी, क्या है अमेठी की अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले नाम राहुल गांधी का चल रहा था। राहुल गांधी लड़े नहीं, तो ऐसा लगा कि बीजेपी को कि हम वहां पर चुनाव वॉकओवर हो गया है, जीत गए हैं। लेकिन जैसे जैसे किशोरीलाल शर्मा आगे बढ़ते गए, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वैसे वैसे वहां पर फाइट बढ़ती गई और फाइट बढ़ती गई। अभी हालात ये हैं कि वहां पर एक मतलब कांग्रेस को भी मुझे लगता है उम्मीद नहीं थी कि किशोरीलाल शर्मा इतनी अच्छी फाइट स्मृति ईरानी को देंगे, क्योंकि वहां पर जो गौरीगंज के विधायक हैं सपा के हुआ करते थे, बहरहाल अभी अघोषित हैं कहें तो, वो इस समय स्मृति ईरानी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और अमेठी की विधायक है महाराजी प्रजापति, जो गायत्री प्रजापति की पत्नी है, वो भी इस समय बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अमेठी में जब वोट मांगने जाती हैं तो जो भी समाज है उनका बहुत विरोध करता है, कहता आप क्यों बीजेपी के लिए वोट मांगने, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। ये सब चीजें हैं भरत जी। लेकिन वहां पर इक्वेशन ये है कि ब्राह्मण और ठाकुर, ब्राह्मण तकरीबन वहां पर बताते हैं कि 18% है और ठाकुर तकरीबन 12%। इसको अगर देखा जाए, क्योंकि केएल शर्मा ब्राह्मण वर्ग से हैं और ठाकुर दोनों एक साथ मिलता है, अगर ये वोट कांग्रेस ट्रांसफर कराने में इस बार कामयाब हो जाती है, नहीं तो बीजेपी का वोट बैंक क्या है अमेठी एक मिनट देखिए, अमेठी में तो मयंक जी हाथ पर गंगा जल रखकर कस्में खाई गई, हमने देखा तमाम वीडियोस, क्षत्रिय समाज के लोग, करनी सेना के लोग कस्में खा रहे हैं। वही प्रज्ञा जी वही पूछ रहे हैं, अमेठी में बीजेपी का वोट बैंक क्या है? मयंक जी को बताने वही मैं बता रहा हूँ भरत जी, वही बता रहा हूँ कि 18% ब्राह्मण और 12% क्षत्रिय है और तकरीबन 34% ओबीसी है और 26% दलित, जिसमें बीजेपी का जो वोटर है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित है, मेन वोटर जो है। ये तो ब्राह्मण अगर प्रत्याशी खड़ा हो गया है तो क्या ब्राह्मण स्मृति ईरानी के साथ जाएगा या फिर अपने ब्राह्मण भाई के साथ जाएगा? नहीं, ब्राह्मण भाई के साथ वही बता रहे हैं, अगर चला गया तब तो बहुत नुकसान है और ब्राह्मण नाराज भी है वहां का। और दूसरी बात है, नाराज है, बिल्कुल ये खुले तौर पे नाराज है और बहुत सारी ऐसी बाइटें बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया है। और केएल शर्मा के साथ अगर वो वोट चला जाता है तो बहुत तकरीबन 18% ये नुकसान हो रहा है। 18 नहीं तो तकरीबन 5 से 10% मान सकते हैं, जो कि पिछली बार एक तरफा था बीजेपी। आपने 18% ब्राह्मण बताया और ठाकुर कितना परसेंट? 12%। 12%, तो ये 18% ब्राह्मण आप जाने की स्थिति में लगभग देख रहे हैं। बिल्कुल। और क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय तो बीजेपी के साथ है और था, लेकिन दिक्कत ये है कि वहां पर 3 दिन पहले
महिपाल सिंह मकराना पहुंचते हैं और ठाकुरों को गंगा जल लेकर, जो वीडियो आपने देखा होगा, 14 तारीख को पहुंचते हैं और उसके बाद 18 तारीख को पहुंचते हैं, यानी कल सॉरी 17 तारीख को, 2 दिन पहुंचते हैं। अब जितने ठाकुर हैं वहाँ के क्षत्रिय समाज हैं, उनको गंगा जल लेके कसम खिलवाते हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट कीजिएगा, क्योंकि वो गुजरात कनेक्शन से जोड़ रहे हैं, जो बीजेपी ने टिकट नहीं काटा था। ठाकुर बीजेपी को वोट ना दे, ऐसा बिल्कुल उन्होंने ऐसा वीडियोस भी हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं कि मकराना पहुंचे थे और उन्होंने कसम खिलवाई है कि ठाकुर समाज वोट ना दे। अगर ये ठाकुर समाज 12 में से मैं मानता हूँ 5-6% भी इधर उधर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल। अच्छा, ये राजा भैया ने अभी जो है राजा अमेठी का कुछ इलाका या अमेठी की रियासत का संबंध राजा भैया से भी है, राजा भैया ने बीजेपी का साथ देने से मना कर दिया है। देखिए उनके रिलेटिव हैं, या कहें कि उनके जिनको एमएलसी बनाया था राजा गोपाल जी हैं, अक्षय प्रताप सिंह जिनका नाम है, वो जामो रजवाड़ा है जहाँ से रियासत से ताल्लुक रखते हैं, तो वो हमेशा से उनका सपोर्ट करते हैं। इस बार भी वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि कुंडा में समीकरण अलग है प्रतापगढ़ में, लेकिन अमेठी में वो बीजेपी को अभी तक का सपोर्ट कर रहे हैं, कल तक की जो खबरें हैं, आज तक की, क्योंकि आज उनकी पत्नी है राजा गोपाल जी की, उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार भी किया है, वोट भी मांगे हैं और जामो में सभा लगाई है। लेकिन भरत जी इक्वेशन जो बन रहे हैं, राजा भैया ने ये बात एक्सेप्ट भी करी है कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी है बीजेपी से और इसका असर देखने को मिलेगा। ये बात तो राजा भैया ने खुले मंच पर एक्सेप्ट करी है। बिल्कुल, उन्होंने इंटरव्यू में भी ये चीजें कही हैं कि क्षत्रिय समाज नाराज है, और प्रतापगढ़ में उन्होंने खुले तौर पे ऐलान भी किया कि जो जिसके साथ जाना चाहे जाए। लेकिन उनके जो समर्थक हैं, एक वीडियो भी आया था कि प्रतापगढ़ में वो सपा को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, कहने के राजा भैया ने कहा है कि सपा को आप समर्थन दीजिए। और राजा भैया ने भी इंटरव्यू में अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि अगर समाजवादी को लगता है पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, अखिलेश को धन्यवाद बोलना चाहिए मुझे। तो और ये बताइए कि अगर मान लो कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, केएल शर्मा है ना, तो ब्राह्मण वोट आप 18% बता रहे हैं, ठाकुर समाज के भीतर नाराजगी, और जो करणी सेना आ रही है, करणी सेना कह रही है कि बीजेपी को वोट मत देना, गंगा जल से कसमें खिलवा रहे हैं अमेठी के भीतर, तो अगर ये वोट खिसकता है, ब्राह्मण वोट तो मान लीजिए कांग्रेस के साथ खिसकेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठाकुर वोटर भी स्मृति ईरानी के साथ क्यों रहे उस स्थिति में, जब ब्रजभूषण शरण सिंह मंच पर ही AK शर्मा को अपना मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, कहते हैं AK शर्मा मुख्यमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ के बारे में वो कहते हैं कि हमारे नेता नहीं है मुख्यमंत्री, हमारे नेता अमित शाह और मोदी हैं। और तो फिर ठाकुर समाज जो है तो फिर स्मृति ईरानी के सपोर्ट में क्यों आए, इसका कोई रीजन देखते हैं आप? देखिए, इसके पीछे का आपको बीजेपी का डर कहें या कारण कहें कि अभी आज अमित शाह ने रोड शो किया है बहुत बड़ा अमेठी में राजेश मसाला के साथ, उसमें उनके साथ शामिल किया गया है खासकर राकेश प्रताप सिंह, जो 3 बार के विधायक हैं और ठाकुर हैं, ठाकुर बिरादरी में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। उनको इसीलिए लाया गया और शामिल किया गया कि क्योंकि यादव और ठाकुर गौरीगंज में अभी 2 दिन पहले अखिलेश ने और राहुल ने नंदमहार में एक रैली की थी, जहां से यादव, पाल और हमारे यहाँ कहा जाता है गड़रिया समाज, जो जिनको जाति वाइज बोलते हैं, बहुत ज्यादा बिरादरी है, तकरीबन 1,35,000 है पूरे अमेठी में, तो इसीलिए वहां पर सभा कराई गई। लेकिन ये ऊंट जो होता था वो राकेश प्रताप सिंह को जाता था, क्योंकि बीजेपी योगी आदित्यनाथ के होते हुए भी, अमित शाह और मोदी के होते हुए भी वो सीट राकेश प्रताप सिंह जीत के आए थे और कभी हारे नहीं हैं, तो इसीलिए बीजेपी ने उन्हें शामिल कराया है। ये डर है बीजेपी को, क्योंकि अगर ये वोट सपा के साथ रह जाता है और राकेश प्रताप सिंह बीजेपी को ट्रांसफर नहीं करा पाते, तो ये मान के आप चलिए कि नहीं, इसको थोड़ा हल्का करते हैं मयंक जी, इसको थोड़ा हल्का करते हैं। तो अमेठी में आप पलड़ा किसका आज की तारीख में जो है भारी देख रहे हैं, प्लस किसको देख रहे हैं आप? अभी देखिए नेट टू नेट फाइट है। अगर ये ब्राह्मण और क्षत्रिय का आधा % भी वोट करता है, यानी तकरीबन 18 है, तो अगर हम मान के चलें 8% भी वोट अगर कांग्रेस काट लेती है और क्षत्रिय का 12 है, अगर 6 भी काट लेती है, तो पूरा समीकरण पलट जाएगा चुनाव में। भरत जी, वहां से केएल शर्मा जीत सकते हैं अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय ने
साथ दिया, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, ये रायबरेली की भी जल्दी से बताइएगा, रायबरेली में क्या है, क्या कैसा देख रहे हैं रायबरेली के भीतर? देखिए, रायबरेली का चुनाव जो एक तरफा है, अभी तक की नजर में खुली किताब है, सबको पता है, क्योंकि राहुल गांधी का जैसा भाषण था कल का, और अखिलेश भी साथ थे, सोनिया भी थी, प्रियंका भी थी, तो अमेठी की रायबरेली की सीट में कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही बीजेपी ने मनोज पांडे को शामिल करा, उनके घर अमित शाह गए 4 बार, बल्कि रायबरेली अमित शाह खुद गए, आधे घंटे मनोज पांडे के घर पे जाते हैं, मिलते हैं, बैठक करते हैं। और जबकि दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे की एक दूसरे से कभी बैठक नहीं हुई, आमने सामने बैठक तक नहीं हुई है, कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि इतने घोर विरोधी हैं। अदिति सिंह तब भी नहीं दिखी हैं, अभी भी रायबरेली में उनकी नाराजगी साफ है, क्योंकि वो उनका तीसरा गुट है। तो ऐसे में बीजेपी में गुटबाजी ज्यादा होने के कारण राहुल गांधी वहां भारी बहुमत से जीत सकते हैं रायबरेली। अच्छा, रायबरेली में कांग्रेस ने भी तो उत्कृष्ट मौर्य को शामिल करवाया है, उसका वो आप क्या देख रहे हैं, क्या ये कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा रायबरेली? देखिए प्रज्ञा जी, इसमें यह है कि वोट का मार्जिन कितना बढ़ाया जाए। राहुल गांधी जीत रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन वोट का मार्जिन अगर मौर्य आते हैं, क्योंकि मनोज पांडे से बहुत कम वोटों, मुझे वोट की संख्या नहीं याद आ रही, लेकिन बहुत कम वोटों से हारे थे उत्कृष्ट मौर्य। बिल्कुल हारे थे, और वो 2 बार लड़ चुके हैं वहां से। मनोज पांडे 3 बार लगातार वहां से जीत के आए हैं, उनका अपना वर्चस्व है, लेकिन 3 बार के साथ साथ वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी है। एक सवाल मेरा आपसे है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये आपकी अमेठी के भीतर नरेंद्र मोदी जी ने ना प्रचार किया स्मृति ईरानी के लिए, ना कोई रोड शो किया, और ऐसा क्यों? क्या उनको डर लग रहा है कि अगर सोनिया गांधी के पीए से हार गई स्मृति ईरानी तो बाद में क्या जवाब देंगे, इस वजह से नहीं किया क्या? बिल्कुल भाजी, दोनों चीजें हैं, संशय है, शंका भी है, और सब कुछ है इस समय, क्योंकि अमेठी में अमित शाह खुद गए, आज ब्रजेश पाठक सुबह थे, इसके अलावा बहुत सब नेता गए, लेकिन मोदी नहीं गए। उसके पीछे कारण है, क्योंकि पहले बीजेपी ने बहुत हल्के में चुनाव लिया था, जब राहुल गांधी के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था और केएल शर्मा के नाम का अनाउंसमेंट हुआ था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, अमेठी का समीकरण बहुत ज्यादा फाइट वाला हो गया। तो पहले हमें जो है प्लान था, रायबरेली और अमेठी दोनों के लिए मोदी का चुनाव के लिए जाने वाले थे। ऐसा कहा गया कि वो एक वहां पर रामगंज है, वहां पर बहुत बड़ा सैनिक स्कूल है, वहां के मैदान में पिछली बार भी मोदी ने की थी, वहां रैली कर सकते हैं, लेकिन अचानक कैंसिल हो गया। उसका कारण यह था कि फाइट अच्छी है, अगर हम गए, पता चला हार गई, तो फिर हमारे ऊपर भी सवाल खड़े बहुत ज्यादा होंगे, तो इस सीट से दूरी बनाई जाए। उन्होंने, मुझे जो लगता है, लोग कयास अमेठी के लगा रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी दूरी बनानी ज्यादा सही समझे नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, ठीक है। नावेद सिको सर ने सबकी बात सुनी, समझी, देखी। नावेद सर, 5वां चरण कैसा दिख रहा है आपको? क्योंकि बाहर से अभी तक जैसा दिख रहा था, हमने कई जगहों के अपने पत्रकार साथियों को जोड़ने की कोशिश की कि वहां की जमीनी हकीकत मालूम चले, उन सीटों की भी जिन सीटों की चर्चा नहीं हो रही है, और मेन सीटों की चर्चा हो रही है। अमेठी, रायबरेली इस चरण में सबसे ज्यादा चर्चित हैं। तो आप कैसा देख रहे हैं सर? देखिए, ये बात जो 5वें चरण की आपने बात की, उसकी महत्वपूर्ण बिंदु पर आप चर्चा कर चुके हो। मैं समझता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जी। अवध जो प्राण है भारतीय जनता पार्टी के, अवध जहां पे राम की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, वो अवध जहां अयोध्या और राम मंदिर की उपलब्धियां जहां से सिर चढ़कर बोलती हैं, वहां पर अगर लड़ाई हो रही है, वहां की लोकसभा सीटों पर, अवध की कई लोकसभा सीटों पर अगर लड़ाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट टक्कर दे रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये भाजपा के लिए खतरनाक संकेत है जो जमीन पे नजर आ रहा है। मैं इस बात को, हम लोग 2 महीने पहले कुछ और चर्चा कर रहे थे, मैं खुद कई चैनलों पे कह चुका था कि उत्तर प्रदेश में तो एक तरफा चुनाव होगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से राम मंदिर का वो असर देखा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ की आम जनता की खुशी और उसका उत्साह और उसकी भावुकता देखी, और भावुक होना भी चाहिए, हर आदमी अपने धर्म से जुड़ा होता है। राम मंदिर की चर्चा कई पीढ़ियों से होती रही है, बहुप्रतिष्ठित रहा है, लोगों की आस्था है, राम पर लोगों की आस्था है, और ये इतनी लंबी कहानी हो गई, 500 साल का इतिहास, 3-4 दशक से तो सुनते आए, जो 40, 50, 60 साल के लोग हैं वो 4 दशक से तो लगातार सुन रहे हैं। जो सनातनी भाई हैं हमारे, उनका इमोशनल होना बहुत लाजमी है, और उसका असर जमीन पे दिखाई दिया था।
हमने देखा था प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत में कई राज्यों में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में हर 10 गाड़ियों में 8 गाड़ियों में राम का झंडा लगा हुआ था। हर 10 घरों में 6-7 घरों में श्री राम का प्रतीक और उनका झंडा लगा हुआ था। इसको देख के लगता था कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ बढ़ेगा, ये भावुकता, ये माहौल, और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। इस बीच में इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत खराब हो रही थी। नीतीश चले गए थे, जयंत बाबू भी छोड़ के चले गए, जो अखिलेश यादव के सबसे करीबी और बहुत लंबे समय से साथ में जुड़े हुए थे। छोटे छोटे जाति के नेता भी अखिलेश को छोड़ के चले गए। तो लगने लगा कि उत्तर प्रदेश तो वाकई भारतीय जनता पार्टी की स्टेपनी है। स्टेपनी मतलब कि जब गाड़ी का कोई पहिया खराब हो जाता है तो वो काम आती है बुरे वक्त में। हम सब कह रहे थे कि साउथ में और कई राज्यों में भाजपा 2 महीने पहले भी कह रहे थे, 3 महीने पहले भी कह रहे थे कि नुकसान उठा सकती है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। और इस बात में एक राय सबकी है, ये भाजपाइयों की भी राय है कि महंगाई और बेरोजगारी जो इंसान के सबसे बुनियादी मसले होते हैं उसमें आदमी जूझ रहा है। तो लगता था कि कई राज्यों में भाजपा का जो नुकसान होगा उसको उत्तर प्रदेश कवर कर लेगा, और कवर करना भी चाहिए था क्योंकि सबसे बड़ा प्राण और आत्मा भाजपा की उत्तर प्रदेश में है। उसके कई कारण है, राम मंदिर है, योगी जी का बुलडोजर मॉडल है, ध्रुवीकरण है, हिंदू मुस्लिम है, ये सारी चीजें, और योगी की योजनाएं, मोदी की योजनाएं, ये सारी चीजें जो है बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मोदी सरकार बिल्कुल नाकारी रही, जमीन पे कुछ काम भी हुआ है। राशन, भले ही आप इस बात को प्रमाणित करो कि गरीबी बढ़ गई है और साहब आधी से ज्यादा जनता जो है भूखमरी का शिकार है इसलिए उसको राशन दिया जा रहा है, लेकिन वोट पर उसका असर पड़ता है जब राशन मिलता है। जब किसी गरीब को 2-2.5 लाख रुपए में मकान बनाने के लिए मिलते हैं तो उसका असर पड़ता है। ये बहुत सारे फैक्टर पॉजिटिव भी थे और हम ये मान के चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 80 का टारगेट जो है वो 70 तक तो पहुंच ही जाएगा, 70 तो हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज और भी है कि अगर राम मंदिर का असर 1% भी होता, आधा % भी होता, तो शायद प्रधानमंत्री को खुले मंच से ये ना कहना पड़ता कि अगर कांग्रेस और सपा की सरकार आ गई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा या फिर मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। क्या लगता है? मैं यही कह रहा हूं, मेरी शायद आपने बात समझी नहीं, या मैं अपनी बात को समझा नहीं पाया। आपसे 3 महीने पहले जब राम प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मेरे जैसे तमाम लोग ये मान के चल रहे थे कि जमीन पे जो दिख रहा है इसका भाजपा को फायदा होगा, लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो उसकी विपरीत स्थिति है। राम मंदिर का कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा है। वो इमोशंस अपनी जगह थे, वो दिल की बात दिल तक रही, दिमाग तक रही, लेकिन वो पॉलिटिक्स में ट्रांसफर नहीं हो पाई। वो जो राम भक्त हैं, क्या कारण लगता है आपको कि ये चीज पॉलिटिक्स में ट्रांसफर नहीं हो पाई? क्योंकि जिसकी वजह से आज तक भाजपा जीतती आई है, अचानक वो मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर कार्ड, वो मास्टर की काम क्यों नहीं कर रही है नावेद जी? प्रज्ञा जी, मेरे दिमाग में अभी हम आपके बहुत सारे साथियों की व्यूज सुन रहे थे तो मेरे दिमाग में ये बात लगातार चल रही थी पिछले आधे घंटे से, और मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। शायद बड़े से बड़ा एक्सपर्ट नहीं जवाब दे पाई। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने और भाजपा से जुड़े तमाम हिंदूवादी संगठनों ने राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया, जाने दी, लंबे समय गवाया, कुर्बानियां दी। उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का बहुत अच्छा प्रचार हुआ, जन जन तक, लोगों के दिलों तक उतर गया, लोग भावुक हो गए। लेकिन एकाएक इलेक्शन आने के बाद 1% भी उसका फायदा नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उत्साह जो कहते नहीं है कि मरा हुआ हाथी भी 100 लाख का होता है, चलिए ठीक है थोड़ा बहुत डाउन हो जाता, लेकिन ये ऐसा मौका था कि कोई असर ना दिखना। मुझे लग रहा है कि शायद ही कोई एक्सपर्ट इस बारे में बता पाए कि 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि जनता के अंदर वो उत्साह खत्म हो गया। भाजपा के प्रति जो दीवानगी थी, जो पागलपन था, जो उत्साह था, जो वोट प्रतिशत बढ़ा देता था। हमने इस लखनऊ के चुनाव देखे, 27-28% तक पड़ा, यूपी में बहुत कम वोट पड़ता था। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, दीवानगी थी। जो पिछले 10 साल में अच्छा खासा वोट पड़ने लगा उत्तर प्रदेश में, और जो वोट प्रतिशत बढ़ा वो भाजपा की सीटें बढ़ी, ये रिकॉर्ड है। लेकिन वोट प्रतिशत भी डाउन हो गया जमीन। अब वो दीवानगी, वो क्रेज, वो मोदी फैक्टर, वो मोदी मैजिक, वो मोदी लहर अब काम नहीं कर रही है। कहीं चली गई, कहां चली गई, कैसे चली गई, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने इस पर बहुत सोचा। वो राम का नाम, वो राम मंदिर,
उसका कुछ भी फायदा भाजपा को क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे सामने खुद ये प्रश्न है। और वो दीवानगी भाजपा की लेकर वो बुलडोजर, वो सुरक्षा का मामला सब गायब हो गया। और मुझे लगने लगा वाकई लोकतंत्र बड़ा जादूगर होता है, लोकतंत्र के अंदर जादू होता है। उसके ऊपर हमारे जैसे लोग जो टीवी और पर बैठ के और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम सब बिल्कुल बौने पड़ जाते हैं, हम सब बिल्कुल झूठे साबित हो जाते हैं। मैं ही पिछले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये बात कह रहा था कि एक तरफा मुकाबला होगा। यहाँ पर इंडिया गठबंधन लड़ ही नहीं पाएगा भाजपा से, मुश्किल 10-12 सीटें निकल आए तो बड़ी बात है। लेकिन ग्राउंड पर जब देखा तो वो पता नहीं क्या जनता के मन की बातों को समझ लेना या हमारा एनालिसिस किस तरह फेल होता है। कम से कम हमें ग्राउंड पर जो वोट पड़ता हुआ नजर आया उसमें तो यही लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा सारी सीटों पे हार रही है या बहुत कमजोर हो गई, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगी कि भाजपा को हर सीट पर चुनौती दी जा रही है, भाजपा से लड़ा जा रहा है। तो एक तरह से बाइपोलर चुनाव हो रहा है, हर सीट पर एक मुकाबला हो रहा है। भाजपा का मार्जिन जो 1 लाख 1.5 लाख कई सीटों पे हुआ करता था, वो नीचा जाता हुआ नजर आ रहा है, कि ग्राउंड पे दिख रहा है। एक बात मैं प्रज्ञा जी बहुत अहम कहना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये साइलेंट, ये सन्नाटा, ये जो माहौल नजर आ रहा है कि भाजपा वन मैन शो यहाँ नहीं कर पा रही है, एक तरफा मुकाबला नहीं हो पा रहा है, उसको टक्कर दी जा रही है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक माहौल हो सकता है बीजेपी की पॉलिसी हो सकता है ये संघ की पॉलिसी हो, क्योंकि विधानसभा में भी एक चर्चा एकदम से उफान पे आई थी, भाजपा हार रही है। उससे क्या हुआ कि जो वोटर भाजपा का है, जो घर बैठे हुए ये सोच रहा था कि भाजपा तो जीती जाएगी, उसको तो अजय है, वो तो विजय है, वो बेकरार हो जाता है। अरे साहब, मुल्लों की सरकार आ जाएगी, कांग्रेस की आ जाएगी, राम विरोधी आ जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा, निकलो वोट डालो, ये भी पॉलिसी हो सकती है। नहीं तो जो आज मोदी मीडिया भी कहने लगा है कि टक्कर है, मुकाबला है, भाजपा एक तरफा नहीं है, बाकायदा लड़ाई हो रही है, बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया, उसको काउंटर भाजपा की तरफ से नहीं किया जा रहा। चलिए थोड़ी देर के लिए ये भी एक कयास। लेकिन एक और अहम बात मैं बता दूं, चलिए ठीक है, बहुत कमजोर नहीं है भाजपा, और हम यही मान के चले कि 15-16 सीटें ही विपक्ष उत्तर प्रदेश में निकाल लेगा। ये सब गलत फहमी है कि सन्नाटा है, वोट ज्यादा नहीं पड़ रहा है, दीवानगी नहीं दिख रही है। लेकिन एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लग रही है, जो मैंने सोची है, 15-16 सीट चलिए निकाल देती है विपक्ष, ये चीज ग्राउंड पे नजर आ रही है कि कम से कम 25-30 ऐसी सीटें होंगी जहां नेट टू नेट जो मुकाबला होगा ना, वो मार्जिन इसका होगा 2000 से 5000, 6000, 7000, 1000, 2500, 3000, ऐसे कई नतीजे होंगे। और ऐसे नतीजों में अगर गठबंधन 2000 से जीत रहा है, 1500 से जीत रहा है, 4500 से जीत रहा है, 7000 से जीत रहा है, क्या वो जीत पाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। मैं ये नहीं मानता हूं कि भाजपा 0 पे आ जाएगी 20-40 सीटों पे, साहब वो बिल्कुल औंधे मुंह गिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो भाजपा के कैंडिडेट 1-1 लाख 80-80 हजार, 70-70 हजार से जीते हैं, वो हार के भी नीचे आएंगे, और जो जीतने वाला है वो बड़ी मुश्किल से 2-4-5 हजार से जीतेगा। सुशील दुबे सर हमारे साथ हैं। लखनऊ और मोहनलालगंज, ये 2 सीटें हैं, एक पर राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं लखनऊ की सीट पर, और उनके सामने रविदास मेहरोत्रा है। क्या होगा लखनऊ की सीट पर, क्या होने वाला है, बिल्कुल क्लियर कट बताएंगे दर्शकों। और मोहनलालगंज में कौशल किशोर हैं, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके सहयोगी हैं, राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, और आर.के. चौधरी लड़ रहे हैं इंडिया से, सपा से, और बीएसपी से जो है राजेश कुमार लड़ रहे हैं। पहली सीट मोहनलालगंज कैसे देख रहे हैं सुशील दुबे सर? लखनऊ के चुनाव, अच्छा सुशील दुबे सर का आज मैं परिचय भी दे दूं कि सुशील दुबे सर ने राजनीति में चुनाव लड़वाए भी हैं, पत्रकारिता में पत्रकारिता भी की है, और पत्रकारिता में भी चुनाव लड़वाए भी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सबसे पहले सर मोहनलालगंज की स्थिति बताइएगा। भरत भाई, जय लंकेश हो रहा है सब जगह। हमें तो उम्मीद थी कि आप हमको पूरी 18-14 सीटों पे बोलेंगे, आपने 2 पे लग दिया, लेकिन 2 के बाद भी हम आपसे झगड़ा करके 14 में बात कर लेंगे। हमारे अंदर कितना भरा हुआ है अंदर से, तो हमें देखिए मोहनलालगंज, मुझे लगता है कि सीधे सीधे बोल ले रहे हैं, एज है इनका, इसका सपा का, गठबंधन का, आर.के. चौधरी का एज है, बस ठीक है। अब क्या है, क्या वो तो पिछली बार कौन से बड़े भारी उससे जीते थे, और दोनों हुआ, और सपा तो वहां तो 4 बार सपा का एमपी रहा है,
तो मोदी 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 साहब तो ठीक है, ये भी तो दो हारे, तो वो तो बात खत्म, तो वहां तो किस्सा खत्म कर दिया। हमारे तो सोचा एज मान लीजिए क्या, बल्कि ओके कर समझ लीजिए। अब दूसरा राजनाथ जी का जो मामला है, 100% जीत गए, कोई समस्या नहीं है, मार्जिन में अब उनको समस्या आएगी, क्योंकि देखिए 4 लाख से तो लोग शुरू ही कर रहे हैं। नहीं सर, ये मोहनलालगंज वाली बताइए तो जा किधर रही है? बोल तो दिया आपको, यह साफ बोल दिया मैंने, एज है गठबंधन की एज है, सीधे सीधे एज है। मंत्री जी के साथ दांव पर है, मंत्री जी। नहीं, मसला तो सर एक चीज और है, जब दूसरे चश्मे से स्मृति ईरानी की साख दांव पे है, तो ये तो कौशल किशोर है। नहीं, कौशल किशोर मंत्री हैं, इनकी पत्नी जो है वो विधायक हैं, तो ठीक मतलब कमजोर किस हिसाब से आप देख रहे हैं इनको? अरे जब इकट्ठा, जब ये जो गठबंधन देखिए जब होता है कि माहौल जब बन जाता है, माहौल क्या जय श्री राम का माहौल दिख रहा है। लल्लू सिंह अयोध्या वाले तो बोल रहे हैं कि वो 400 सीट लाइए हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो राम का नाम कहाँ ले रहे हैं कि राम 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 कहाँ कर रहे हैं। वो मेरठ वाले जो राम गोविल आए थे, वो 40-50 साल पुराने राम, वो निकल भागे बम्बई की तरफ, तो राम का माहौल चल ही कहाँ रहा है। अब तो जय लंकेश का मामला हो रहा है। जय लंकेश मतलब कि अब सारा एक होता ना कि राम विभीषण और वो पाकिस्तान, अब वही सब चलते चलते आदमी ऊब चुका है, टूट चुका है। और टूटने के बाद जब माहौल, जब समाज में जब नया सवेरा होता है, ये नया सवेरा है जनता का। दिल्ली का चुनाव आपको याद है, 3 बार की सीएम थी शीला दीक्षित, और क्या शानदार सीएम थी, क्या क्या वो कौन से गेम्स और ये गेम्स और वो पोल और ये सब, और एक ना इनके पास पन्ना प्रूफ थे, ना इनका बूथ था, ना इनका संगठन था, वो 1 घंटे में उन्होंने चुनाव जीत लिया। आप मालूम है, तो ये जनता का चुनाव है और आप सब जान रहे हैं। आप बताइए, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ, मैं एक चीज कहूंगा भरत भाई, ये 14 सीटें हैं, मैं 4 सीटें अभी बना दे रहा हूँ, जिसमें 1 सीट थी खाली कांग्रेस की सोनिया जी वाली, 4 मैं अभी बता दे रहा हूँ। कौशाम्बी का वो जीत जाएगा चुनाव, उसमें सरोज का लड़का पुष्पेंद्र सरोज, वहां तो राजा भैया के लड़के आज से वो जिंदाबाद शुरू कर दिए, अखिलेश यादव राजा भैया जिंदाबाद, आज नारे लगे, मेरे पास वीडियो आ गए। कहाँ कौशाम्बी की बात आप कर रहे हैं? हाँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। 4 अभी देखिए क्या था, नहीं 1 to 1 मोदी 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 आएगा ही तो मोदी, तो जाएगा भी तो मोदी, क्यों नहीं जाएगा? जब अटल जी हार सकते, इंदिरा जी आ सकते, तो मोदी नहीं जाएगा। अब सुनिए, आप कौशाम्बी में बता रहा हूँ आपको, आप तनुज पुनिया बाराबंकी सीधे सीधे अपर हैंड में है। वो सज्जन बोल ही रहे थे अभी, और सज्जन ने जो हमारे कहा पत्रकार जी ने, बड़ा मजा आया। वो मोमबत्ती और 100 फीट की मोमबत्ती और 100 फीट का घंटा, 500 फीट का, और नेपाल से 1000 टन वो प्रसाद, ये सब था। देखिए अब बीजेपी निगेटिव रूप से, ये जो मोदी कांग्रेस से आए, बीएसपी से आए, बीजेपी से आए, फला से आए, वहां से आए, गोवा से आए, आसाम से आए, अब ये बीजेपी नहीं रह गई है जो सोच वाली थी, अभी मोदी वाली बीजेपी हो गई है। इसलिए जो वहां पर नाखुशी है, उदासीनता है, उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण है। अब आप जो हमने बता दी, कतई अमेठी जीत गई है। अमेठी का आप समीकरण सुन लीजिए, आप समीकरण खड़गे के नाम। देखिए, सबसे पहली बात प्रज्ञा जी और भरत जी जान लीजिए, कहीं पर बीएसपी नहीं है। लपोकी टाइप की कोई पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं है। न ओवैसी है, न बीएसपी है, न फला ये जो पीडीएम है, ये जो कुछ कोई नहीं है। सीधे 1 to 1। और अगर 1 to 1 है तो 60% खड़गे का दलित, 60% अमेठी की बात कर रहा हूं, उन्होंने लिख भी दिया है, 700 से ऊपर लोग उसको देख चुके, वो आ चुका है। 70% तो लिखा था, आपको मैं 60 बोल रहा हूँ। 60% दलित वोट खड़गे के नाम पे शर्मा का। आप शर्मा जी पंडित जी हैं, तो जो भी हमारे मित्र बोल रहे थे 18% है, चलिए 5% ले लें। 90% मुसलमान सर के बल खड़ा हुआ है जिताने के लिए। उसके बाद जो अखिलेश भाई का वोट है, पीडीए का, ये तो कोई गिनती है ही नहीं आमने सामने। और वहां पर अमेठी आपके हिसाब से स्मृति ईरानी हार रही हैं? कोई मतलब ही नहीं। वो तो हम गणित के हिसाब से बोल रहे हैं ना, बाकी उनकी मुकद्दर डेस्टिनी स्मृति ईरानी की। और सोनिया, अभी हमारे मित्र ने कहा, सोनिया जी तो वोट मांग चुकी है, मेरा लड़का, उससे बातें हो गए कोई। ये दोनों सीटें, वो एक था, माहौल था, कुछ चीजें थी जो हो गया। तो ये 4 सीटें तो हमने आपको सीधे सीधे गिना दी है 14 में।
और एक सीट अब कर दिया कन्फर्म है, वो राजनाथ जी की है जो जीत रही है। बाकी हमें कोई शर्ट कन्फर्म बता दे